Namaskar, my dear student of class 12. I'm Shikha, your mentor, to help you in the completion of your English syllabus for this session. We have completed some of the literature part, some of the writing skill part. Now in this video, I am covering the poem My Mother at 66 from our main course book Flamingo, written by Kamla Das. We'll see some information about the poetess, line by line explanation with poetic devices, including some important question answer. So let's start. First, we have the information of Kamla Das. Kamla Das was born in 1934 in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Foremost poets, we can say, those poets, those writers whose writing are there, means their writing are urges to be read by the readers. इसीलिए हम पता लगा सकते हैं कि कमला दास की so many poetries are the part of English curriculum in NCERT. तो इससे ही पता लगता है कि ये foremost poet की लाइन में आती हैं. इनकी जो पोएम है उसमें आपको ओरिजिनलिटी देखने को मिलेगी. वर्सेटैलिटी इज कॉल्ड different types. Each and every poem is totally different, or we can say the writing, not only the poems, is different from one another. And indigenous flavor of the soil is called, जहाँ के बारे में भी वो पोएम लिखती थी, जैसे केरला की लिखी है तो केरला की मिट्टी का एक तरह से इंडिजिनस फ्लेवर, इसको नेटिव फ्लेवर आता है. वहाँ के लोग, वहाँ के पहनावा, वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ की बोली भाषा, कुछ भी प्रिटेंडेंस नहीं है. वी कैन से हर पोम्स आर वेरी ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी. तो हम बोलेंगे उनका जो असली नाम था मलयालम में वो क्या था? माधवी कुट्टी. ये इस नाम से जानी जाती थी. कमला दास वॉज द नेम ऑफ पेन नेम हम बोल सकते हैं, जो अपनी राइटिंग्स के लिए वो लिखती थी. असल में उनका जो नाम था माधवी कुट्टी मलयालम में. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories, and Padmavati the Harold and the other stories in 1992, in addition to 5 books of पोइट्री. तो उनका जो मेन राइटिंग पार्ट है वो यहाँ पर दिए गए हैं. अल्फाबेट ऑफ लास्ट ये आई थी 1977 में. उसके बाद एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन आया, पद्मावती द हारोल्ड. हारोल्ड आर द प्रोस्टिट्यूट, जिसपे पद्मावती नाम दिया गया. उसमें छोटी छोटी बहुत सारी स्टोरीज हैं एंड अदर स्टोरीज. और उसके बाद उनकी जो पोइट्री की 5 बुक्स आई थी. शी इज सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स subtleties of the human relation ship. So हम बोल सकते हैं subtleties of human relationship in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. Complexity आप बोल सकते हो, जो लाइफ में बहुत जब क्रिटिकल चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ पे आपको मेच्योरनेस एंड द रियलिटी ऑफ द लाइफ आपको समझ में आने लगती है, वो सारी चीज़ें जिनसे आपको रियल लाइफ के, हाँ, दिस इज द रियलिटी इन विच वी आर लिविंग एंड समवेयर इज फैशनिज्म और इमेजिनेशन, जो हम स्टोरीज में पढ़ते हैं. वो कॉम्प्लेक्सिटी जो एक मेच्योरनेस होने के बाद समझ में आती है, जो रियलिटी होती है, जो रिलेशनशिप के बारे में शो करती हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सनेस को, वो इस तरह की पोइट्री वो लिखती थी. और माय मदर एट 66 उसी तरह की एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियलिटी एग्जाम्पल है. चलो स्टार्ट करते हैं पोम. दीज आर द स्टार्टिंग लाइन. Deriving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Here, my has come for poetess. We can say Kamla Das. ठीक है, कमला दास अगर लिख रही हैं यहाँ पे अपनी माँ के लिए लिख रही हैं. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ स्टार्टिंग में. लाइक दिस पोम टेल्स अबाउट द ग्रोइंग एज. मीन्स एज कमला दास वॉज फीलिंग वेरी डेस्परेट and very we can say a grief is striking after looking at the face of her mother. Why? Because her mother every day is growing older and older, and when we are going older, आपने जब देखा है जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, उनके चेहरे से फ्रेशनेस चली जाती है, एक तरह की जो चमक होती है, जो शाइन होती है, वो चली जाती है, खो जाती है, उनकी एनर्जी चली जाती है. वो लोग उस उतनी फुर्ती से काम नहीं कर सकते हैं. मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक तरह से
ऐसे मीन्स दैट वाज अ न्यूट्रल टाइप ऑफ टाइम, जो दैट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट कि आपके खुद के पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं। वही फीलिंग कमला दास के मन में आ रही है जब वो अपनी माँ को देखती है कि मेरी माँ अब कितनी बूढ़ी हो गई हैं, उनके फेस से उनको उनका दर्द पता चलता है उनको। और उनको ज़्यादा परेशानी किस लिए हो रही है, बिकॉज कमला दास इज़ नॉट एबल टू स्पेंड सम मोर टाइम विद her mother. She has to go somewhere just because of her working. उनको बाहर जाना पड़ता है, ये चीज़ का दुख उन्हें और ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे डबल दुख है, एक तो उनकी माँ ओल्ड हो रही हैं और दूसरा चीज़ उनसे अलग रहने का दुख, वही इस में बताया गया है। तो यहाँ पे वो बताती हैं कि मुझे कहाँ जाना था, कोचीन जाना था। कब जाना था? फ्राइडे मॉर्निंग। तो वो फ्राइडे मॉर्निंग को कार में बैठकर, ओके, शी वॉज सिटिंग विद हर मदर इन द कार एंड शी वॉज गोइंग, दैट वॉज द डे ऑफ फ्राइडे मॉर्निंग एंड शी वॉज गोइंग टूवर्ड्स कोचीन एंड ड्राइविंग इज कॉल्ड, कार चल रही है, तब वो अपनी माँ के साथ बैठी हैं। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. Doze is called short sleep, आप बोल सकते हो झपकी आना जिसको बोलते हैं। Ashen is called the color of ash, राख। राख का कलर कैसा होता है आपने देखा होगा, कोई भी शाइन नहीं होती है, मतलब वो कोई कलर होता ही नहीं है एक्चुअली, ग्रेइश सा जो कलर होता है वो कलर, दैट इज कॉल्ड अशेन। एंड कॉप्स इज द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो वो यहाँ पे बता रही हैं जब वो अपनी माँ को देखती हैं, आई अगेन फॉर कमला दास, जब उन्होंने अपनी माँ को देखा जो उनके पास बैठी हुई थी, बिसाइड इज कॉल्ड, उनके पास में बैठी हुई थी, एंड शी वॉज डोजिंग, यानी कि वो पास में बैठी थी और वो झपकी ले रही थी, यानी कि उनको नींद आ रही थी और उनका जो मुंह था वो कैसा था, खुला हुआ था। एज यू कैन सी, नींद आ रही है, जब हम लोग सो जाते हैं हमको नहीं पता होता है, व्हेन वी टेक द सपोर्ट ऑफ द सीट ना, ऐसे हम बैठ जाते हैं तब सोते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, सेम द पोजीशन वाज देयर। एज यू कैन सी यहाँ पे वो बैठी हुई है, उनकी माँ जो है पास में, वो क्या कर रही है, वो सो रही है, उनका मुंह खुला हुआ है, एंड हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉस। अशेन इज कॉल्ड, उनका जो फेस था, उसका जो कलर था वो बिल्कुल शाइनलेस, फ्रेश, जिसमें फ्रेशनेस बिल्कुल नहीं थी, शाइन बिल्कुल नहीं थी, राख के जैसा। राख का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? द स्पिरिट टू बी जस्ट अलाइव और टू बी एनर्जेटिक, वो खत्म हो गई है और वो उनको एक डेड बॉडी की तरह लग रही थी। रियलाइज्ड विद पेन, हु इज रियलाइजिंग द पेन? कमला दास। किस चीज़ का पेन उन्हें महसूस हुआ? जब उन्होंने अपनी माँ को देखा कि उनकी जो माँ है उनका फेस बिल्कुल बूढ़ा, बहुत ज़्यादा बूढ़ा और बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है, वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह लग रही थी जब वो उनके पास में सो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पास में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसको जो सो रही है उसका मुंह खुला हुआ है और उसके फेस पे कोई भी फ्रेशनेस नहीं है। सो दीज आर द स्टार्टिंग लाइन, यहाँ से कमला दास स्टार्ट करती हैं लाइन्स। अब इन्हीं लाइन्स की पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं। द फर्स्ट वन is assonance. Assonance, we can say the prominent sound of O and I, home to Cochin last Friday morning. तो यहाँ पे first हमारी literary device है assonance. Assonance is the literary device when we are having more than one sound of the vowel prominent in a line. जब vowel sound prominent होती है वहाँ पर assonance होता है। यहाँ पे कौन सी vowel sound है? O and I. यहाँ पे देखो home, TO2, CO, यहाँ पे आया हमारा और ये रहा O। एक लाइन में काफ़ी बार ओ यूज़ हुआ है, एसोनेंस है। अब आई देखते हैं हम, यहाँ पर ये रहा आई का, ये आई एंड आई हमारा 3 टाइम यूज़ हुआ है एंड दैट्स व्हाई हियर इज एसोनेंस। इफ वी कैन से देन एसोनेंस कैन बी फाउंड इन ईच एंड एवरी पोम बिकॉज विदाउट वॉबल एंड कॉन्सोनेंट, लेटर्स एंड साउंड्स, हाउ कैन बी फ्रेम अ सेंटेंस? सो दिस इज द मेन और कॉमन type of literary device that can be found in each and every poem. Now second देखते हैं, number 2 जो device है, this is another example, I'm so sorry, ये पहला डिवाइस है जिसमें कि O और I का जो साउंड है वो प्रोमिनेंट है। एंड यहाँ पर देखो सेकंड है डोज, इसमें भी देखो इस लाइन में भी है O O O, देन अगेन यहाँ पर आता है आपका O एंड O। ठीक है, अब I का रिपीटेशन देखते हैं हम, ये यहाँ पर I एंड यस, इस लाइन में आई एक ही बार प्रोमिनेंट है, इस लाइन में काफ़ी बार आया है, तो आप बोल सकते हो इन दिस लाइन ओ एंड आई आर प्रोमिनेंट एंड इन दिस लाइन ओ इज प्रोमिनेंट। ऐसा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए का भी प्रोमिनेंस आ रहा है, अगर आप देखो यहाँ पर तो दिस ए इज कमिंग अगेन एंड अगेन, तो आप बोल सकते हो यस, यहाँ पर ओ के अलावा ओ एंड ए।
वॉबल हैं दोनों ही, ठीक है, ए ई आई ओ यू, जिसका भी यहाँ पे हो, अगर आप देखो तो यहाँ पे यू है, अगर ई है, अगर ई काफ़ी बार आ रहा है, देन वी कैन से यस, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज, ठीक है, बिकॉज इसके बिना लाइन नहीं बन सकती है, इसके बिना आप बना ही नहीं सकते हो कोई भी सेंटेंस विदाउट कॉन्सोनेंट एंड वॉवल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट साउंड हो जाती है हमारी इस लाइन में, ई ओ एंड ए, एंड वी आर हैविंग एसोनेंस एज लिटरेरी डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 लिटरेरी डिवाइसेस, सिमली. Simile means when we are comparing the characteristic of two object and the helping word are coming like L-I-K-E, like, as और S-U-C-H, such. कोई भी अगर इनमें से वर्ड आता है तो वहाँ सिमिली लिटरेरी डिवाइस है. The color of the poetess mother face has been compared to the corpse using like. Her face shine like that of course. अब यहाँ पे देखते हैं 2 ऑब्जेक्ट कौन से हैं. एक ऑब्जेक्ट क्या है, पोइटस मदर फेस, एक तो ये हो गया, ठीक है. उस दूसरी चीज, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, कॉप्स, ठीक है. अब ये 2 ऑब्जेक्ट है, इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि जो पोइटस की मदर का फेस है वो एक डेड बॉडी के फेस से रिजेंबल हो रहा है. तो ये सिमिलैरिटी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में बताया. और यहाँ पे क्या, कौन सा वर्ड आया है, लाइक. देखो इस लाइन में हमारा ये लाइक वर्ड आता है, एंड दैट्स वाई लिटरेरी डिवाइस कौन सी होगी यहाँ पर, सिम्पली, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. 2 लिटरेरी डिवाइस हैं इन लाइन्स में. चलो आगे चलते हैं. That she was as old as she looked, but soon put that thought away. उनको लग रहा है कि हाँ वो बूढ़ी हो गई है, बट जैसे ही उनको वो देखती हैं उनको लगता है कि वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो गई है. मतलब अभी जो भी है, मदर एट 66 उनका एज दिया गया है कि 66 इज द एज दैट येस यू आर इन योर ओल्ड एज, बट वो बहुत जल्दी, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो गई हैं. अभी इन सारे जितने भी उनको ख्याल आ रहे थे, थॉट्स आ रहे थे, शी वॉज फीलिंग रियली वेरी डेस्परेट. कमला दास बहुत ज़्यादा ग्रीफ स्ट्राइकन हो गई थी, डेस्परेट हो गई थी. वाई? because it is a kind of unavoidable problem. We don't have the solution of this problem because age process is the natural process. आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो. तो जल्दी ही वो उस थॉट को हटाना चाहती थी. किस थॉट को? आप बोल सकते हो ये जो थॉट था ये सॉरोफुल थॉट था, जो उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था उस सॉरोफुल थॉट से. अपनी माँ को देखने के बाद उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि वो कितनी ज़्यादा बूढ़ी, कितनी कमज़ोर हो गई हैं, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह लग रही हैं. इस थॉट को वो हटाना चाहती थी. एंड दैट्स वाई looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Spilling is come out in a large number. Spilling basically comes for the we can say ना the liquid, when the liquid is spread here and there, फैल जाना, उसके लिए बोलते हैं. बट यहाँ पे spilling किसके लिए बोला गया है कि बच्चे अपने घर से बाहर निकल कर फैल गए, वहाँ के लिए spilling आया है. Yards is called unit of the measuring distance as you know. And sprinting, yes, sprinting means होता है going back, ठीक है, या बोल सकते हो आप running back, पीछे की तरफ तेजी के साथ भागना, ठीक है, रनिंग बैक, या आप बोल सकते हो मूविंग बैक. तो यहाँ पे मूविंग बैक और रनिंग बैक किसके लिए आया है? ट्रीज के लिए आया है. जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, व्हेन वी आर इन बस और कार, कुछ भी होती है, देन कार इज गोइंग अहेड बट द ट्रीज आर गोइंग बैक. सो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंटिंग ट्रीज, जो ट्रीज पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं. तो ये जो ग्रीफ स्ट्राइकिंग जो उनका थॉट था, इसको हटाने के लिए वो क्या करती हैं? वो बाहर देखती हैं. लुक्ड आउट. आउट मीन्स कार की विंडो से बाहर देखती हैं. उनको क्या दिखाई देता है? ट्रीज स्प्रिंटिंग. उनको यंग ट्रीज, बहुत सारे जो पेड़ हैं रास्ते में, वो पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं. और क्या दिखाई देते हैं? मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट. मैरी इज कॉल्ड हैप्पी. बहुत खुश हैं बच्चे जो अपने घर से बाहर निकल कर आए हैं. क्यों आए हैं? खेलने के लिए. वो खेल रहे हैं. तो ये जो 2 चीजें हैं, दे आर फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ फ्रेशनेस, फुल ऑफ स्पिरिट, एंथुजियाज्म एंड जील. तो हम बोल सकते हैं जो थॉट उनके दिमाग में एक तरफ चल रहा है उससे बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग थॉट है जब उन्होंने कार से बाहर देखा. ठीक है, तो उनको 2 चीजें दिखाई दी. एक तो उनको ट्रीज दिखाई दिए, फ्रेश, हरे भरे, लाइफ से बिल्कुल भरे हुए ट्रीज दिखाई दिए, और दूसरे बच्चे, खुश बच्चे. हैप्पी चिल्ड्रन को देखकर कौन खुश नहीं होता? सबका मूड अच्छा हो जाता है. सेम एज व्हाट मैस विद कमला दास. पोएटिक डिवाइस देखो, चलो इनके इस लाइन की सबसे पहले देखते हैं कॉन्सोनेंस. तो मैं इसको यहाँ पे नंबर 3 लिख देती हूँ. कॉन्सोनेंस. Prominent sound of T put that thought away and looked out at young. यहाँ पे prominent sound T आ रहा है. Put that thought away.
and looked. यहाँ पे देखो put that, जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसमें आपका जो भी प्रोमिनेंट साउंड है वो आपका एक डायग्राफ भी हो सकता है, कोई कॉन्सोनेंट, कोई पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकता है जो वर्ड के फिनिश होने पर या स्टार्टिंग में शुरू हो रहा है. जैसे मैं अगर बोलूं पुट दैट, पुट that, the put is last word is t and that last word is again t, so this is called consonants. तो यहाँ पे prominent कौन सा है? t, t, t. तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट लिटरेरी डिवाइस. नेक्स्ट लाइन देखो, प्रोमिनेंट साउंड एस, एस आ रहा है थॉट. यहाँ पे देखो एक और है ये पुट दैट थॉट, ठीक है, 3 जगह यहाँ पर आया हुआ है, ये आपका प्रोमिनेंट है, ठीक है. यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम जो साउंड आ रही है ना, दैट मैटर्स. जो साउंड आ रही है सिर्फ टी, जो साउंड है वो टी की वजह से आ रही है, तीनों ही वर्ड्स में पीछे टी आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कॉन्सोनेंट्स लिटरेरी डिवाइस. नेक्स्ट लाइन देखो, दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून. यहाँ पे देखो एस प्रोमिनेंट आ रहा है, दैट she was as she looked but soon. यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पर ये जो है कॉन्सोनेंट आपका ये होगा was as. लास्ट में हमारा जो आया एस प्रोमिनेंट साउंड आ रहा है ये, दिस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट लिटरेरी डिवाइस. जहाँ पर क्या होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर होता है उसका जो प्रोमिनेंट साउंड है वो बाद में आता है. यहाँ पे डायग्राफ भी हो सकता है, डायग्राफ इज कॉल्ड जो डबल होते हैं, जैसे स्माइली, लाइफली, तो यहाँ पे एल वाई डायग्राफ आया ना, यहाँ पे दो आ रहे हैं, या श आ सकता है, एच एच आ सकता है, ड्र आ सकता है, डी आर, कोई भी डायग्राफ आ सकते हैं, या सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड आ सकता है. तो यहाँ पे सिंगल कॉन्सोनेंट लेटर से जो साउंड हो रहा है वो आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंट. Next देखो, number 4 is imagery. Now imagery is the description about the children playing the sprinting. Trees is given and tree is sprinting. पहले आप ये लिटरेरी डिवाइस समझो, ये कौन सी होती है. नंबर 4 इमेज, आपको यहाँ पे दिखाई दिया इमेज, इमेज से बना है इमेजरी. मीन्स द लाइन आफ्टर रीडिंग दैट लाइन, इफ योर माइंड स्टार्टेड मेकिंग द पिक्चर और क्रिएटिंग द पिक्चर इन योर माइंड और जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आपको ऐसा लगे कि हाँ, जैसे आपने देखा है ना, कभी कभी कहानी सुनाते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो सारी कहानी, वो राजा रानी जंगल, वो सब हमारे दिमाग में फ्रेम होने लगती है, बनने लगती है, एक तरह से क्या ड्रॉ होने लगती है. तो जहाँ पे भी जिस लाइन को पढ़ के आप कोई भी इमेज अगर क्रिएट करता है आपका माइंड, तो वहाँ पे उस लाइन में क्या हो जाती है, लिटरेरी डिवाइस इमेज. तो हम बोल सकते हैं वट एवर द मटीरियलिस्टिक थिंग्स आर देयर, जिनकी इमेज हम बना सकते हैं, नॉट द एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जिनकी कोई इमेज नहीं होती, कोई शेप नहीं होती. तो इमेजरी लिटरेरी डिवाइस आप ध्यान रखिए वहां पे होगा जहां पे कोई ऑब्जेक्ट यूज किया है, विच ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉन बाय योर माइंड आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर लाइन. अब यहां पर देखो, जैसे प्ले स्प्रिंटिंग ट्रीज, अब यहाँ पे क्या है, ट्री स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. अब मैंने जब आपको बोला ट्री स्प्रिंटिंग, तो आपको तुरंत, आप जब भी आपने पढ़ा कि ट्री स्प्रिंटिंग, द थॉट ऑफ ट्री स्प्रिंटिंग, तो तुरंत आपके माइंड में आने का, हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ हैं और वो पीछे जा रहे हैं. योर माइंड स्टार्टेड मेकिंग द पिक्चर. सो हियर इज इमेजरी अगेन, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी हैप्पी. नाउ अगेन योर माइंड स्टार्टेड मेकिंग द पिक्चर एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट, ठीक है, आपका तुरंत जहाँ पे इमेज बन गई कि हाँ वो बच्चे हैं वहाँ पे खेल रहे हैं. तो दैट्स व्हाई हियर विल बी इमेजरी लिटरेरी डिवाइस. नेक्स्ट देखो, नंबर 5 इज रिपीटेशन. द वर्ड लुक्ड हैज बीन रिपीटेड. यहाँ पे वर्ड लुक्ड है वो 2 बार, यानी एक लाइन में अगर एक से ज्यादा कोई सेम वर्ड रिपीट होता है, देयर लिटरेरी डिवाइस इज रिपीटेशन. यहाँ पर देखो, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड but soon put that thought away and looked out of the young trees. यहाँ पे देखो, ये रहा looked and ये रहा looked. यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है ये looked. अगर हम देखें तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा रिपीटेशन. अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप बोल सकते हो, जैसे कि इस लाइन के बाद यहाँ पे कॉमा है, तो सम कैन ऑब्जेक्ट के आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द वन सेंटेंस देन लुक्ड इज कमिंग, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट इन वन लाइन, बट यस वी कैन से दिस इज कमिंग इन द सेम पैराग्राफ. अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे, थॉट अवे एंड लुक्ड, देखा जाए तो यहाँ पर एंड से पहले जो कॉमा आया है, अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन मार्क देयर शुड नॉट बी अ कॉमा, दैट्स व्हाई रिपीटेशन. यहाँ से ये जो लाइन है वो ये जॉइन मानी गई है, तो लुक्ड एंड लुक्ड
इट विल कम इन रिपीटेशन, बिकॉज जहाँ पे भी हम एंड यूज करते हैं उससे पहले कॉमा रेयरली यूज होता है। बट पोइम में मैंने जैसे आपको बताया किसी भी पोइम में कोई भी पंक्चुएशन मार्क फॉलो नहीं किया जाता है, बट इफ वी फॉलो द लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज तो ये जो सेंटेंस है इसको माना जाएगा सिंगल, एंड दैट्स व्हाई इन सिंगल लाइन इफ वन वर्ड इज रिपीटेड 2 times then repetition device will be there. So that's why it is written repetition. Now next देखते हैं personification. Now personification is something इसमें 2 वर्ड हैं, देखो स्प्लिट करते हैं, ये रहा पर्सन और ये रहा फिक्शन, ठीक है, फिकेशन या फिक्शन। तो पर्सन इज समथिंग दैट इज लिविंग, पर्सन का मतलब क्या हुआ जो लिविंग है, और फिक्शन का मतलब क्या हुआ जो नॉन लिविंग है, ठीक है। अब यहाँ पे राइटर ने क्या किया है, पोइट ने जो लिविंग थिंग है, जो नॉन लिविंग थिंग है उसको लिविंग थिंग बना दिया है। नॉन लिविंग को लिविंग जब थिंग बना देते हैं तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, मीन्स एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज नॉन लिविंग एंड पोइट इज प्रेजेंटिंग दैट ऑब्जेक्ट एज अ लिविंग, कि वो खा रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, तो अगर इस तरह का कोई सेंस आ रहा है तो वहां पे लिटरेरी डिवाइस हो जाएगी पर्सोनिफिकेशन। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, द ट्रीज are said to be sprinting. Sprinting is called running and trees is sprinting, the merry children is spilling. तो यहाँ पे क्या हो गया personification, क्योंकि trees को कैसा रिगार्ड किया जाता है, according to science biology they are living but according to language they are non living, they comes in non living category, and trees को बोला गया है trees is sprinting, यानी कि tree जो है, जो पेड़ हैं वो भाग रहे हैं। Now पेड़ cannot, the trees cannot run, तो ये personification हो गया ना, जो ऑब्जेक्ट है नॉन लिविंग ट्रीज है और उसको क्या बताया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है कि दे आर रनिंग एंड इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन poetess mother and the children is shown by using the word old and young. कॉन्ट्रास्ट है एक लिटरेरी डिवाइस जो आपको मीनिंग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है ओल्ड एंड यंग से। ओल्ड कौन है, उसकी मदर है, एंड यंग कौन है, बच्चे हैं, ट्रीज हैं, वो यंग हैं। तो यहाँ पर जी जो ओल्ड यूज किया गया है ये माँ के लिए यूज किया गया है, और ये जो यंग किया गया है, यंग आपके ट्रीज के लिए और चिल्ड्रन के लिए यूज किया गया है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हो गई ना, और जहां पे सेंस बिल्कुल अलग निकलता है वहां पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है, कॉन्ट्रास्ट। आई होप इट इज क्लियर सारे लिटरेरी डिवाइस। नाउ मूविंग टू फर्दर लाइन्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग a few yards away I looked। अब ये रास्ता जब कंप्लीट हो जाता है, उनका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस कंप्लीट हो जाता है, वो कहाँ पहुँच जाती हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे पहुँच जाती हैं। एंड दैन शी वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। यार्ड्स इज अ मेजरिंग यूनिट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ दूरी पर डिस्टेंस से नापते हैं वो लिखा हुआ है। कुछ दूरी पर वो खड़ी होती हैं, कौन, कमला दास अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी होती हैं। I looked again at her, vain, pale as a late winter's moon. एक is called pain and vain is called colorless. तो vain मतलब कोई भी कलर नहीं है, रंग एकदम उड़ा हुआ। अब वो वापस अपनी माँ को देखती हैं, कैसी दिख रही है उनकी माँ, कलरलेस, कोई भी कलर नहीं है। अब ऐश जैसे राफवर ने बताया कोई भी कलर नहीं होता उसका पर्टिकुलर, तो वैसे ही उनको माँ लग रही है, उनकी माँ जो है वो बहुत कलरलेस लग रही है, बहुत पेल आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा वीक लग रही हैं वो उनको, उनकी माँ जब वो दोबारा देखती हैं। और उनको वो किससे कंपेयर कर रही हैं, लेट विंटर्स मून। नाउ विंटर सीजन में जो मून निकलता है, जैसे ये विंटर सीजन का आपको दिखाया गया ये सीन है, और यहाँ पे देखो आप, ये जो मून है इट इज फिल्ड विद द मिस्ट, ठीक है। मिस्ट है मतलब ये कैसा है, मिस्ट बोल सकते हो, मिस्ट है या ब्लर है, या आप बोल सकते हो ये बिकॉज ऑफ द फोग, ठीक है। फोग होता है, इतना कोहरा होता है, जो धुंध छा जाती है, तब क्या है, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मिस्ट है, इट कवर्स द शाइन ऑफ द मून। दिस मून इज नॉट शाइनिंग प्रॉपरली और ब्राइटली। बिल्कुल वैसे ही उनको अपनी माँ का फेस लग रहा है, कैसा लग रहा है, जैसे कि लेट सर्दियों का जो चांद होता है जिसको मिस्ट एक धुंध ढक लेती है बिल्कुल, उसकी शाइन गायब हो जाती है, सेम ऐसे ही वो पोइट सोच रही हैं कि मेरी जो माँ है उनके चेहरे की शाइन खत्म हो गई है, किसी
और किसने ढक लिया है, यहाँ पर जो मून है उसकी शाइन को किसने ढका है, एक मिस्ट, यानी कि जो धुंध है उसकी एक लेयर है, उसने उसकी शाइन को ढक दिया है। और जो मदर हैं इनके फेस की शाइन को किसने ढक दिया है, ओल्ड एज ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। अब इसकी पोएटिक डिवाइस देखते हैं। द फर्स्ट वन इज सिमली। Let me use the same color, and this is, I think, of 8th number. Simile, the poetess mother face has been compared to the late winter's moon using as. ठीक है, मैंने आपको बताया था सिमली में like as, जब ये दोनों में से कोई भी वर्ड आते हैं जिस लाइन में, वहां पे सिमिलर लिटरेरी डिवाइस होता है। तो पेल एज लेट विंटर्स मून, इस लाइन में जो एज आया है, दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, एक ऑब्जेक्ट है मदर का फेस, दूसरा ऑब्जेक्ट है मून। मदर के जो फेस है उसको किसने कवर कर रखा है, उसको कवर कर रखा है ओल्ड एज ने। ओल्ड एज की वजह से शी हैज लॉस्ट द शाइन ऑफ अ फेस। एंड विंटर्स जो मून है उसको किसने कवर कर रखा है, बिकॉज ऑफ द फोग और मिस्ट, उसकी वजह से उसकी शाइन खत्म हो गई है। नेक्स्ट देखो लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंट्स। आई एम नॉट राइटिंग 9 हियर बिकॉज इट हैज ऑलरेडी कम। सो नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ एस, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। यहाँ पे देखो एस स्टार्टिंग में आ रहा है एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कॉन्सोनेंट्स। जब स्टार्टिंग में आता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, you no need to get confused, this is not consonants, it will be alliteration। यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस हो जाएगी, ये हो जाएगी alliteration। why alliteration is there, ठीक, यहाँ पे alliteration क्यों है, repetition of consonant sound है and this repetition is in the starting of the word, starting में आ रहा है ये word एक लाइन में, and that's why literary device कौन सी है, alliteration literary device होगी। नेक्स्ट देखो सिंबॉलिज्म, नेक्स्ट हमारी है लिटरेरी डिवाइस सिंबॉलिज्म। अब सिंबॉलिज्म में देखो ये आ रहा है हमारा सिंबल, सिंबल मतलब कोई साइन। विंटर्स मून इज अ सिंबल ऑफ डिके। विंटर्स डिके इज कॉल्ड, धीरे धीरे खत्म होना, मीन्स र्यूनेस, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होना, धीरे 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 किसी भी चीज़ का जो एक तरह से स्पिरिट है तो वो खत्म होना, एनर्जी है वो खत्म होना, शाइन है वो खत्म होना। तो विंटर्स मून क्या होता है, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, एवरीथिंग सीम्स डेड इन विंटर सीजन, राइट। तो यहाँ पे सिंबल बताया गया है विंटर्स मून को डिके का, कि जैसे डिके धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है, वैसे ही जब विंटर आती है तो मून की जो शाइन है वो धीरे 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 जो मिस्ट होती है उसमें पूरी तरह से छुप जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये लिटरेरी डिवाइस थी ऑफ दीज लाइन। आगे चलते हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड fears but all I said was see you soon अम्मा। अब उनको familiar is called जाना पहचाना आप बोल सकते हो, acquainted, well acquainted, well known। एक इज कॉल्ड पेन, उनको जो पहला जो उनको नोन पेन था, जो उनको पहले भी था, अब ये पहले वाला कौन सा पेन है, माई चाइल्डहुड फियर, जो उनको पहले भी था, जिस पेन से उनको डर लगता था। तो यहाँ पे जो फियर है आप बोल सकते हो, ये फियर जो है वो है लूजिंग ऑफ हर मदर। ठीक है, लूजिंग ऑफ हर मदर, ये जो उनको फियर था ये बचपन से था। कब से समझ में आया, till the age she started understanding that one day everybody has to die। सब लोग एक दिन मर जाते हैं, चले जाते हैं, कभी भी वापस नहीं आते। ये जो डर था उनके मन में, जो बहुत पहले से बैठ गया था, जब उनको समझ में आया था द डिफरेंस बिटवीन और द मीनिंग ऑफ द डेथ, और वो फियर आज भी है। आज उनका ये फियर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वाई? बिकॉज हर मदर इज गोइंग टूवर्ड्स ओल्ड एज, एंड व्हेन यू आर इन योर ओल्ड एज ना, इट इज़ द पॉसिबिलिटी, मीन्स पॉसिबिलिटी increases that you are going to meet with your death soon or at any time। all I said, लेकिन फिर भी उन्होंने इस डर को एक तरफ रखा, उन्होंने, कमला दास ने, एंड उन्होंने क्या बोला, see you soon अम्मा, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। वो उनको क्या एड्रेस कर रही हैं, अम्मा। ठीक है, उनको बोलती है मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। all I did was a smile and a smile। वो क्या कर सकती थी, उन्होंने कहा कि मैं अब इतनी दूर, काफ़ी दूर पे खड़ी हुई हैं, वो अपनी माँ को बोल रही हैं, ये काफ़ी दूरी है, इस बीच में काफ़ी दूरी है, तो यहाँ से वो और कुछ नहीं कर सकते हैं। हाथ जब हम मिला के बोलते हैं तो कैसे, मतलब उसका ये होता है कि विल सी यू सून, हम जल्दी ही मिलेंगे, वही वो अपनी माँ को कन्वे कर रही हैं। और दूसरे वो क्या कर सकती हैं, दूर से सिर्फ वो अपनी स्माइल शो कर सकती हैं। स्माइल, शी वॉज स्माइलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ टू हैव सम रिलैक्स एंड टू गिव द सेम
and relax to her mother as well. कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे and we'll just can see the smile, each other's smile again. Let's see the poetic device here. Again the repetition. यहाँ पे कौन सी literary device आई? Repetition. Why? Because the same word smile has been used thrice. 3 बार यूज हुआ है स्माइल, स्माइल एंड स्माइल इन द सेम लाइन. नेक्स्ट हमारी देखते हैं, ये आती है हमारी एलिटरेशन. ये भी हमारा यूज हो चुका है, ठीक है. ये हमारी दूसरी लिटरेरी डिवाइस है. रिपीटेशन ऑफ लेटर एस, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा. यहाँ पे एस प्रोमिनेंट है और एस आया है स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में, ठीक है. स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में जब किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन होता है वहां होता है एलिटरेशन. अगर ये सेम लेटर लास्ट में आ रहे हैं, वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं और सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो होगा कॉन्सोनेंट्स, ठीक है. अभी देखो ये एस अगेन यहाँ पे आता है हमारा, ये रहा एस. बस एक से ज्यादा वर्ड होना चाहिए एंड देन द सेम कॉन्सोनेंट लेटर एंड देयर विल बी एलिटरेशन लिटरेरी डिवाइस. एक यहाँ हम 3 वर्ड हो गए हमारे यहाँ पे, सेड, सी एंड सून, एंड दैट्स व्हाई इट इज लिटरेरी डिवाइस alliteration, ठीक है. So these were the lines. I hope the explanation and the main theme what the poet wants to convey through this poem वो आपको समझ में आई with the poetic devices. Now what is your work whenever you are going through the text? जब आप text पढ़ रहे हो each time, मतलब at the same time try to write the poetic devices as well with the rhyming scheme, ठीक है. सेम टाइम में हाथ से लिखो, ठीक है. ऐसा नहीं कि आपने देख लिया and that's it, because एग्जाम में sometime it asks which literary device is there, so you should be very clear with the spelling as well, right? how to write, how to prominent. तो आप कैसे लिख सकते हो अगर आपको पूछने को आता है? सबसे पहले आप लिखोगे एलिटरेशन, नाम लिखोगे ऐसे कि एलिटरेशन, उसके बाद फिर ये लाइन लिखोगे, पूरी लाइन लिखो और उसके बाद जो भी प्रोमिनेंट चीज है या तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो या आप उसको इनसर्कल कर सकते हो. तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर द एग्जामिनर टू फाइंड आउट और टू गिव यू द मार्क्स. अदरवाइज यू विल जस्ट फाइंड आउट कि यस एलिटरेशन इज देयर और नॉट, क्योंकि एक लाइन में एक से ज्यादा लिटरेरी डिवाइस भी हो जाती हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो आंसर की है उसमें एक लिटरेरी डिवाइस है, अगर आपने कोई और लिखी है एंड दैट प्रूव्स राइट तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. नो, आपको मार्क्स मिलेंगे, बट इफ इट इज अ विजिबल poetic device that you can show through underline or encircle, please do that must. जैसे metaphor हुआ, contrast हुआ, या कोई बहुत सारी इस तरह की literary device होती हैं जिनको समझना होता है, जिनमें indirect meaning होता है जो आप show नहीं कर सकते underline. That is fine, you can just write the line. But if the line is there you can show, then please encircle or underline. कोई एक चीज करो so that the examiner can have this thing that yes you are having the knowledge of poetic devices. अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर. माई मदर एट 66. आई एम सो सॉरी, द स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, इट इज ओ. ओके फाइन, इट इज ओ. चलो आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. रीड द स्टैंजास गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच. ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट हु नोज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस पोम, बिकॉज ये पोम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है. तो अगर लॉन्ग कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको पूरी तरह से एक पोम का सेंट्रल आइडिया या थीम लिखना पड़ेगा, तो आपको आना चाहिए. चलो पहले एक्सट्रैक्ट बेस देख लेते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग I saw my mother beside me. This is I, not one. ध्यान रखेंगे, ठीक है. ये I है, मैंने one बना दिया. I'm so sorry. This is I, right? चलो. Yes. Doors open mouth, her face a shine like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon. ठीक है, ये यहाँ तक पूरा है, कंटिन्यूएशन में है ये. अब इसमें से क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर. 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, तो आंसर भी 2 पार्ट्स में होगा. द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम अ पेरेंट्स होम टू कोचीन. अपने घर से कहाँ जा रही है? माँ के घर से कोचीन जा रही हैं. एंड हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर. उनके पास कौन बैठी हुई है? उनकी माँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the poet notice about her mother? She noticed that her mother was dozing with her mouth open. Next, why was her mother's face looked like that of a corpse? Her mother's face looked pale, faded and lifeless like a dead body because she had grown
ओल्ड, ठीक है। आप यहाँ पे कॉप्स भी लिख सकते हो, इसकी जगह डेड बॉडी की जगह सेम टेक्स्ट का फॉर्म भी लिख सकते हो कि कॉप्स वो एक डेड बॉडी की तरह लग रही थी। नेक्स्ट इज फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्लीप लाइटली एंड डेड बॉडी एंड फेल्ट। स्लीप लाइटली इज कॉल्ड डोज, डोज है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ये रहा आपका पहला वर्ड। नेक्स्ट है आपका कॉप्स, ये रहा आपका दूसरा वर्ड टेक्स्ट से। एंड फेल्ट इज कॉल्ड रियलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका तीसरा वर्ड, ठीक है। टेक्स्ट का वर्ड हमें पूछा है। नेक्स्ट देखो, she looked but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. These are the lines from the poem. Now first question from these lines, what did the poet realize? How did she feel? यहाँ पर पूछा गया है and the answer is her mother was lost somewhere else in thoughts and it pained her. वो क्या हो गया था, हर मदर वॉज लॉस्ट समवेयर एल्स इन हर थॉट्स, मतलब उनका जो दिमाग था उनको क्या आ रहा था समझ में, बाद में जो चाइल्डहुड में उनको फियर था, द सेम फियर वॉज देयर कि उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई हैं, उनसे दूर चली गई हैं, इस तरह का उनको ख्याल आ रहा था। एंड इट पेन्ड हर, और इस चीज़ से उनको तकलीफ हो रही थी। The meaning of this answer you can take that her mother was dozing off, ठीक है। when we are in sleep or dozing off, we went somewhere else, हम कहीं और चले जाते हैं। and then the real word can be seen by the other person कि हम सो रहे हैं, हमारा मुंह खुला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो काफ़ी उनको पेन कर रही थी, उनकी माँ उनसे बात नहीं कर रही हैं, कोई एनर्जी शो नहीं कर रही हैं, देयर वाज नो स्माइल एंड वी कैन से ना द स्पिरिट इन हर मदर, एंड ये चीज़ उनको काफ़ी दुख दे रही थी। Next question is, what did she do then? The poet withdrew her thoughts from her mother and looked outside. Withdrew is called हटाना, किसी चीज़ से ध्यान हटा लेना। उन्होंने क्या किया, उनको ये चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, उनको पेनफुल हो रहे थे सारे थॉट्स, तो इसीलिए उन्होंने बाहर देखा। What did she notice in the world outside? The young trees growing outside went past as if they were sprinting. Happy children were coming out of their homes. दो चीज़ें उन्होंने देखी ट्रीज, जो बाहर ट्रीज लगे थे वो पीछे की तरफ भाग रहे थे, और जो बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर निकलकर खेल रहे थे। ये दो चीज़ें उन्होंने देखी थी। Find words from the passage which mean running fast, happy and moving out. Now running fast is called sprinting. Next, happy is called merry and moving out is called spilling. ठीक है, ये तीन वर्ड हैं जिसके मीनिंग हमने टेक्स्ट से दिए। Next question. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as the late winter's moon. I felt, यहाँ पे moon है ये, ठीक है, and ये है moon. And felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. So with these extract, we have completed the entire poem. 1, 2, 3 extract is presented. Now see the first question from these lines. What did the poet do after the security check? After the security check, the poet stood a few yards away from her mother and looked at her face again. जब वो security check पे खड़ी थी तो again उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी माँ के face की तरफ देखा. Why did the poet compare her mother's face to late winter's moon? The late winter's moon lacks brightness as well as the strength. The pale and colorless face of the mother resembles the late winter's moon. जो विंटर का मून होता है, सर्दियों में जो चांद निकलता है उसमें ब्राइटनेस कम होती है, उसकी जो ताकत होती है, ताकत किससे होती है, ब्राइटनेस, शाइन, वही तो आपकी स्ट्रेंथ शो करती है, वो कम हो जाती है, फेस बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसमें बिल्कुल जान नहीं बची है, बहुत वीक हो गया है, सेम ऐसे ही उनकी मदर का फेस लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर? द फियर ऑफ एजिंग एंड अल्टीमेट डेथ और सेपरेशन। ठीक है, अपनी माँ से अलग होने का डर, उनको खो जाने का डर उनको छोटे से था जो अभी तक उनके मन में था। Next question, how do the parting words of the poet and her smile present a contrast to her real feelings? The poet's parting words of assurance and
assurance, and her smile present a stark contrast to the old familiar ache or childhood fear. Her words again, just like and a smile, are the deliberate attempt to hide what is going on inside. यानी कि यहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, जो पार्टिंग वर्ड्स क्या थे उनके, जो पार्टिंग वर्ड्स थे जो माँ के थे, वो बोल रही थी कि सी यू सून अम्मा, वो इस तरह से बोलना चाह रही थी, काफ़ी दूर खड़ी थी, नहीं सुनाई दे रहा था, बट उनका जो जेस्चर्स था वो यही था, सी यू सून मम्मा. बट यहाँ पर जो उनकी स्माइल है, दैट वॉज नॉट रियल. वाई? बिकॉज इट वॉज मिक्सड विद द familiar ache that was since her childhood here, and it is a stark contrast. Means at one side she was smiling, but at the other side she was having this pain in her heart that she was going away from her mother. And this smile was just an attempt, one effort to hide what's going inside. वो ऊपर से तो हंस रही हैं, अपनी माँ को कंसोल करना चाह रही हैं, आई एम ओके, एवरीथिंग इज फाइन, आई विल कम बैक सून, बट अंदर ही अंदर उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है. वाई? बिकॉज शी वॉज गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर. तो दीज वर द एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन. अगर आप देखो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा है. वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू कैन जस्ट इंक्रीज द लाइन्स. ऐसा नहीं है कि अगर 1 मार्क का है और आपका जो आंसर है वो अधूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसीलिए आप नहीं लिख रहे हो. कभी कभी मैंने देखा काफ़ी बार जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं, दे आर कंप्लीटिंग द आंसर्स इन जस्ट 1 word. डोंट डू दैट. इट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ आंसरिंग. मीन्स जस्ट इज द क्वेश्चन इज ऑफ 1 mark, you are not supposed to write even 1 line for that. No, you have to write. Okay, don't give the answer as 1 word. You should write the complete answer. शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से. व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स. शॉर्ट जो क्वेश्चन है दैट विल बी देयर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, योर सेंटेंस फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव टू फ्रेम. When the poet sees the pale and corpse-like face of her mother, her old familiar pain and the ache returns. Perhaps she has entertained his fear since her childhood. Aging is a natural process. Time and aging spare none. Time and aging have not spared the poet's mother and may not spare her as well. With this aging, separation and death becoming inevitable. तो यहाँ पे बोल सकते हो किस तरह का पेन था. What kind of pain and ache? कहीं दर्द नहीं हो रहा है उनको. उनको क्या है, एक चीज है जो रियलिटी है. Now she has to face the reality. Not she. Everybody has to face this reality. Which reality? That aging is a natural process and death is an inevitable process of this life. ये सबके साथ होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे बच सकता है. एंड ये जो चीज़ है जो पोइट की मदर को आज फेस कर रही है, कल उनके साथ भी होगी. वो भी बूढ़ी होंगी, ठीक है, उनकी भी एज ज़्यादा होगी और वो भी एक दिन मर जाएंगी. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि इनवाइटेबल है, इसको टाला नहीं जा सकता. इट इज़ अ काइंड ऑफ पेन दैट यू हैव टू लिव विथ दिस. Next question, why are the young trees described as sprinting? The poet is driving to Cochin airport. When she looks outside, the young trees seem to be walking past them. With the speed of the car, they seem to be running fast or sprinting. The poet presents a contrast, her dozing old mother and the sprinting young trees. क्या मतलब बताया जा रहा है sprinting when she was driving. When she was sitting, I'm so sorry, when she was sitting at the back seat of the car and she was going towards the airport, and when she looked outside, all the trees are there, this seems going back, and that's why it seems as if the trees are running towards backside, and this has been declared with this one word sprinting. Why? Because एक तरफ तो वो डोजिंग मदर देख रही हैं जो कैसी हैं, बिल्कुल लाइफलेस हैं, और दूसरी तरफ फुल ऑफ लाइफ जो ट्रीज हैं वो थे. तो एक कॉन्ट्रास्ट उन्होंने यहाँ पर बताया है. Next question, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their home? The poet has brought in the image of merry children spilling out of their homes to present a contrast. The merry children coming out of their homes in large number present in the image of happiness and a spontaneous overflow of the life. This image is in a stark contrast to the dozing old mother, whose ashamed face looks lifeless and pale, like a corpse. She is an image of aging, decay, and passivity. And the contrast of the two images enhances the poetic effect.
अब यहाँ पे ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, फिर उसका वेटेज ऑफ द मार्क्स देखो. इफ द मार्क्स, द वेटेज इज ऑफ 1 mark, you can give the answer in 1 or 2 line. If it is of 3 marks, then definitely you have to increase the number of the lines. It can go to 3, 4, even 5. और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, definitely you have to just fill the entire page. तो आप क्या लिखोगे? Whatever you have, whatever the message, the theme, the central idea of this poem, that you have to write. अब इसमें पूछा गया है कि जो इमेज दिया गया है मैरी चिल्ड्रन का, स्पिलिंग आउट जो बाहर है, वो क्या बताता है, क्या क्या चीज़ बताता है? तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं वो एक तरह से सिंबल है. किसका सिंबल है? वो सिंबल है हैप्पीनेस का, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ का. उनको देखकर एक तरह से जान आ जाती है. वो चीज़ है जो उन्होंने प्रेजेंट की है इमेज, और ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है. जो उनकी मदर है, जो रोज़ कर रही हैं, जो सो रही हैं, उनसे बिल्कुल अलग है. बिकॉज वो क्या चीज़ फेस कर रही हैं, वो उनका जो फेस है वो लाइफलेस पेल है, जो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? जो एजिंग को सिंबलाइज करता है, डिके को सिंबलाइज करता है, एंड पैसिविटी को सिंबलाइज करता है. पैसिविटी दैट्स एक्टिविटी, जब मतलब जो एक्टिव एक फॉर्म में हो, और एक पैसिव फॉर्म व्हेन यू आर वेरी डल, लाइफलेस एंड एक्टिवलेस, वो उनको सिंबल करता है. तो यहाँ पे दो इमेजेस जो उन्होंने बताई हैं, वो पोइटिक जो कॉन्ट्रास्ट बताया है, उससे जो पोइटिक इंटरेस्ट है वो इनहांस हो गया है. नेक्स्ट इज, why has the mother been compared to the late winter's moon? The poet's mother is 66 years old. Her shrunken, ashen face resembles a corpse. She has lost her shine and the strength of youth. Similarly, the late winter's moon looks hazy and obscure. It too lacks shine and strength. The comparison is quite natural and appropriate. The simile used here is apt as well as effective. अब यहाँ पे जो कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून से, उसमें सबसे पहले कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? सिमिली है, जहाँ पे एज का यूज हुआ है. उनकी जो माँ है वो 66 ईयर्स की हो गई हैं. उनका जो श्रंकन फेस है, श्रंकन इज कॉल्ड, एक तरह से सिकुड़ा हुआ, रिंकल, फुल ऑफ रिंकल फेस है, वो किस तरह से रिजेंबल करता है? बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह लग रहा है. उसमें उनकी शाइन जो है वो खो गई है, स्ट्रेंथ खो गई है, कोई यूथनेस नहीं बचा है. बिल्कुल सेम जो विंटर का मून है वो कैसा लगता है? हेजी एंड ऑब्स्कर. ऑब्स्कर भी आप बोल सकते हो ब्लड, ठीक है. हेजी आप बोल सकते हो फिल ऑफ मिस्ट, ठीक है. मिस्ट यानी कि धुंधला दिखाई दे रहा है. उसमें भी क्या है? उसमें शाइन नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है. तो उसको कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून से. ये जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल नेचुरल और एप्रोप्रिएट है. यानी कि जो विंटर्स का मून है, जो विंटर सीजन में मून आता है, दैट इज ऑल्सो द नेचुरल प्रोसेस. बिकॉज ऑफ दैट इट हैज लॉस्ट इट्स शाइन, सेम एज बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस द मदर्स फेस हैज लॉस्ट its shine. Now the simile used here is apt. Apt is called, बिल्कुल सही है, एकदम right है जो simile use की गई है, because दोनों ही process हैं वो बिल्कुल natural हैं, इसीलिए this is the contrast, or we can say similarity is apt, बिल्कुल सही और effective है. What do the parting words of the poet and her smile signify? क्या है उनकी जो स्माइल है उससे क्या सिग्निफाई होता है? The poet's parting word. Parting का मतलब होता है going away, अलग होने वाला, मतलब जो अलग हो रही हैं. अभी वो अपनी पोइट से जो वहाँ पे खड़ी हुई हैं सिक्योरिटी चेक पे, थोड़ी देर बाद वो अलग हो जाएंगी. उस टाइम पर जो पार्टिंग वर्ड्स हैं उनके, see you soon अम्मा. That would the assurance of her smiles provide a stark contrast to the old familiar ache of fear of the childhood. Her words and smiles are deliberate attempt to hide the real feelings. The parting words, see you soon amma, ye words hain, give an assurance to the old lady whose ashen face looks like a corpse. Similarly, her continuous smile are an attempt to overcome the ache and fear inside her. यहाँ पे her continuous smiles, काफ़ी बार वो स्माइल कर रही हैं, that's why it is used are, मतलब मुस्कुराहटें. अगर हम बोल सकते हैं ना मुस्कुराहट, मुस्कुराहटें, तो यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है. तो यहाँ पे जो उनके पार्टिंग वर्ड है सी यू सून अम्मा, उससे वो कंसोल करना चाहती हैं अपनी माँ को, जिनका फेस जो लग रहा है बहुत हसीन है, कलरलेस फेस है. उससे अपने माँ को एक रिलैक्सेशन देना चाहती हैं कि हम जल्दी ही मिलेंगे. और दूसरी तरफ वो स्माइल कर रही हैं, जो एक एफर्ट है, अटेम्प्ट है, जिससे कि वो अपनी माँ के दर्द को कम कर सके और जो दर्द उनके अंदर है उसको भी कम कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट आंसर्स. Where was the poet going and who was with her? Some of the important questions. They were the textual questions that I have taken just from the book. There are some important questions away.
just we can say the extra questions from textual part. Where was the poet going and who was with her? The poet was driving from a parent's home to Cochin airport and poet's mother had conferred to see her off. अब भी यहाँ पे F नहीं, come to see her off, see off करने आई थी. अभी देखो the same question was there in the extract based question that was of 1 mark. ठीक है, अब ये जो question आया मैं आपको बोलती हूँ 30 to 40 वर्क्स में ये होगा, मान लो आपका 2 या 3 मार्क्स का हो सकता है, तो उसमें आपको कैसे उसको एक्सटेंड करना है वो देखो. नाउ ये हमने पहला जो लाइन था वो लिख दिया. नाउ शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर, शी वॉज डोजिंग विद हर माउथ ओपन एंड द वर्ड्स ड्राइविंग एंड डोज प्रोवाइड अ contrast between the images of dynamic activity and static पैसिविटी रेस्पेक्टिवली. इस तरह से हमने क्या किया, एक लाइन को डिस्क्राइब कर दिया कि वो जो पास में बैठी हुई है कैसी हैं, वो बैठी हैं तो किस फॉर्म में बैठी हुई हैं, वो सो रही हैं, उनका जो माउथ है वो ओपन है. एंड इस टाइम पर जो ड्राइविंग एंड डोज, दो चीज़ें बताई गई हैं, ड्राइविंग एंड डोज, ये कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं. किस दो इमेजेस आपकी बन जाती हैं, एक है डायनेमिक एक्टिविटी, डायनेमिक इज कॉल्ड दैट इज इन एक्टिव स्टेज. ठीक है, जो ड्राइविंग है मतलब वो एक्टिव स्टेज में, ड्राइविंग का मतलब क्या हुआ, गोइंग ऑन. एंड दैट इज स्टैटिक पैसिविटी. पैसिविटी किस चीज को बता रहा है, डोजिंग. जब आप सो जाते हो, पैसिव फॉर्म में हो जाते हो, कुछ नहीं करते हो, देयर इज नो डायनामिज्म इन दैट एक्टिविटी. तो ये रेस्पेक्टिवली इस तरह से हमने क्या किया, अपनी लाइन को क्या किया, एक्सटेंड कर दिया विद द इफेक्टिव सेंटेंस फॉर्मेशन. नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर. ये आया है आपका क्वेश्चन. दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन फ्रॉम डिफरेंट साइड्स. द चाइल्ड इज ऑलवेज इन फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड इन द सेम वे द पोएट्स फियर एज द चाइल्ड वाज हैविंग दैट लॉस्ट ऑफ हर मदर ऑन हर कंपनी और हर कंपनी. जो एक तरह से जो फियर था कि कब मैं अपनी माँ से दूर हो जाए. अब यही क्वेश्चन अगर आपका 5 मार्क्स में आता है तो यहाँ पे इलेबोरेट कर सकते हो. किस तरह से इलेबोरेट, नाउ शी वॉज सिटिंग विद हर मदर बिसाइड हर कार एंड नाउ आफ्टर सम टाइम शी वॉज just going away and she would not be able to see her mother very soon, and that's why again the same childhood fear would come in her heart that maybe she would be able to see her mother again, because already her mother was really at the old age, very near to her death, and that's why this fear enlarged, or we can say now means at a very depth and taken a very tight grip, a tight hold of the poetess heart, and that's why this was a kind of fear or pain she was not able to take out from her mind or body. ठीक है, इस तरह से आप इसको elaborate कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द पोएट्स मदर लुक लाइक, व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस हैज द पोएट यूज्ड टू सिग्निफाई हर एजिंग डेके. अब यहाँ पे जो भी इमेजेस दी गई हैं जो उनकी सिग्निफाई करती हैं उनकी एजिंग को, वो सब हमें बतानी है. द पोएट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड, शी इज सिटिंग बिसाइड द पोएट्स एंड डोजिंग विद हर माउथ ओपन. एक ये इमेज हो गई, आप इमेजिन कर सकते हो. दिस इज द साइन ऑफ ओल्ड एज. यूजुअली ओल्ड पीपल कीप देयर माउथ ओपन टू ओवरकम द ब्रीदिंग प्रॉब्लम. मुंह बंद करके जैसे हम सो सकते, काफ़ी जो होते हैं हम लोग बच्चे होते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है. वाई? बिकॉज ऑल द ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस जितनी भी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं. अपनी वी कैन से ना द प्रॉम्प्टनेस या जो उनकी फीसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, थोड़े धीरे धीरे काम करने लगते हैं. तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो मुंह खोलकर सोते हैं. हर फेस लुक्ड पेल एंड फेडेड लाइक ऐश. एक तो उन्होंने एक इमेज पेश की है ऐश, एंड एक्चुअली शी इज एन इमेज ऑफ डेथ. ये दूसरी उन्होंने इमेज की है. एंड अशेन फेस लुक्स लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. ये रही दूसरी. ये आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंग है और ये रहा आपका मटेरियलिस्टिक थिंग. डेथ अगर हम बोलेंगे तो यू कैन नॉट इमेजिन. कॉप्स हम बोलेंगे तो यस डेड बॉडी, तो उसका इमेज बन जाएगा ऐश. और यहाँ पर आप एक और इमेज भी ला सकते हो. कौन सी आप ला सकते हो? लेट विंटर्स मून. ठीक है, अब तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किसको डिस्क्राइब करती हैं? उनकी एजिंग प्रोसेस को. तो ये 3 जो इमेजेस हमारी हो जाती हैं ये यहाँ पर दी गई हैं. Next question, what does the poet realize with pain? Why does the poet put that thought away and looked outside? The lifeless and faded face of the poet's mother pains her heart. She looks lifeless like a corpse. She provides an image of passivity, decay and death, and the old lady seems to be lost in her thoughts. The poet needs a distraction, a change. She puts that thought away and looks outside. There she gets a picture of life, happiness and activity. The same questions means
सम लिटिल थोड़ा सा चेंज है, वही क्वेश्चन आ रहा है, बट यू कैन सी, आप देख रहे हैं कि आंसर में द सेंटेंस फॉर्मेशन इज टोटली डिफरेंट. व्हाई आई एम ब्रिंगिंग ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर यू, सो दैट you are full with the sentence formation, with the thoughts that you can convey according to you. आप ये सारे जब क्वेश्चन पढ़ लोगे, आंसर पढ़ लोगे, मीन्स आपका माइंड इतना फुल हो जाएगा that any of the question come related to this poem you will be able to solve that. Next देखो, describe the word inside the car and compare it into the activities taking place outside. यहाँ पे जो कंपेयर की गई है एक्टिविटी, जो इनसाइड कार है और आउटसाइड कार है, वो बताना है. द पेल एंड फेडेड फेस ऑफ द पोइट्स मदर लुक्स लाइफलेस लाइक अ कॉर्प्स. हर डोजिंग विद माउथ वाइड ओपन सजेस्ट पैसिविटी, decay and death. And outside the car, the poet watches young trees speeding fast past them. They seem to be running fast or sprinting. Running fast आप बोल सकते हो running back towards fast. ठीक है, रनिंग फास्ट टूवर्ड्स बैक आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे फास्ट के बाद टूवर्ड्स बैक, इससे कि क्लियर हो जाएगा कि पेड़ कहाँ की तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स बैक. Why? Because car is driving ahead. Now happy children are moving out of their homes cheerfully and they present an image of life, dynamism and activity. तो ये दो चीजें बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, कार के अंदर और कार के बाहर. Why does the poet look outside? What does she see happening outside? Thought of aging mother at 66, her pale and ashamed face looking like a corpse becomes too heavy for the poet to bear. वो सहन की एक लिमिट से बाहर हो गया था. वो जितनी देर उनको देख सकती थी उतनी देर उन्होंने देखा, उसके बाद she was not able to look at her. उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जो हार्ट था वो फुल हो गया था. She was about to just cry or how to pour out the emotions. She was not able to go out of the car, and that's why what she could do, that just looked outside, and that's why she needs a distraction, a diversion, and she looks outside and she watches young trees and they appear to be sprinting. Then she happy children moving out of the house and making merry. तो उनको काफ़ी relax और soothing लगता है. How has the poet contrasted the scene inside the car with the activities going on outside? The same question is there. आपको अंदर कार के जो अंदर की एक्टिविटी है वो लिखनी है. जो उनका फेस है, पोइट का मदर का फेस आप देख सकते हो, उसको किससे कंपेयर किया गया है. What are the contrasting effect can be there when she looked outside with the trees and sprinting children? That the same thing we have to describe in this question as well. What does the poet do after the security checkup? What does she notice? They have to pass through a security checkup at the airport. After it, the poet stands a few yards away before saying parting words to her mother. She looks at her mother again. Her face looks pale and colorless like the late winter's moon. And she presents a picture of aging and decay. एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, अगर beginning line से पूछा जाए कि the comparison of the mother's face has been done, that's वहाँ पे किया गया है ash and corpse. वहाँ पे दो images आई हैं. और जब अगर later line से या ending line में उसको किससे compare किया गया है, तब आप लिखोगे late winter moon. ठीक है, अगर ये इस तरह का कुछ आता है तो. Why is the poet's mother compared to the late winter's moon? Because late winter's moon to bring out the similarity of aging and decay. Late winter moon looks hazy and obscure and it lacks shine and strength, and poet's mother has an ashamed face resembling a corpse, and that's why it was not having not shine and strength, and comparison reinforces the impact. Reinforces is called बिल्कुल सही, एकदम नेचुरल, बिल्कुल सटीक आप बोल सकते हो जो कंपैरिजन है वो किया गया है. What is the poet's familiar ache and why does it return? The familiar ache was to going away from her mother, and that's why that was decay and death, and familiar ache in her heart, that was the childhood fear. And this idea again when she was there sitting with her mother, and that's why it came back again. Just go through with this answer that is written according to this. How does Kamala Das try to put away the thoughts of her aging mother? Just looked out of the car, and what she saw, the same answer would come here too. Why does the poet simply, I'm so sorry, smile? And what does she say while bidding goodbye to her mother? Bidding is called saying goodbye. With a fear ache inside her heart and the words of assurance on lips,
and a smile on the face. The poet present two opposite and contrasting experience. Why does the poet put on the smile? ये क्वेश्चन इतना बड़ा है तो आपको लगा भाई क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा तो होना चाहिए आंसर. अभी जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन लाइन बाय लाइन के क्या पूछा है, जो वर्ड थे उनके पार्टिंग वर्ड वो क्या थे, उनके अंदर क्या चल रहा था, उनकी स्माइल क्या सजेस्ट करती है, उनके क्या एक्सपीरियंस थे, जो कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस है उन्होंने जो प्रेजेंट करना चाहती हैं, दैट इज देयर दैट यू हैव टू गो. इट ब्रिंग्स दैट ओल्ड familiar separation back. She fears the ultimate fate of human beings. पूरी ह्यूमन काइंड का ये एक फेट है. फेट इज कॉल्ड लक. कौन सा लक? वी हैव टू मीट विद अ डेथ एंड दैट शी हैज पुट ऑन अ ब्रेव फेस. लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाती हैं. शी रिगेन्स सेल्फ कंट्रोल. जो सेल्फ कंट्रोल उनका लूज हो गया था, उनको पता था कि देयर इज नो वन टू अश्योर और टू कंसोलर. वहाँ उनको संभालने वाला कोई भी नहीं है, केवल वही है, सिर्फ वही है जो जिनको संभाला जा सकता. And that's why she has to take care of herself. उनको खुद take care करना था. What poetic devices have been used by Kamala Das, my mother at 66? यहाँ पर आपको जितनी भी poetic devices आपको आती हैं, you can write. इसमें आप पोइटिक डिवाइसेस के साथ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. यहाँ पर सबसे देखो हमने ये लिखी इमेजरी पोइटिक डिवाइस यूजेस द डिवाइस टू कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट. ये आया है यूज ऑफ सिमिली. सिमिली यूज हुआ है जहाँ पे फेस का पोइट और ओल्ड मदर का फेस जो है डिस्क्राइब किया गया है और उसको ऐश और कॉप से क्या किया गया है, सिमिलैरिटी जो है उसकी बताई गई है. उसके बाद वेन एंड पेल, यहाँ पे अगेन सिमिली यूज हुआ है, लेट विंटर्स मून. एंड हियर द कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, जहाँ पे डोजिंग इनसाइड एंड दैट वाज स्प्रिंटिंग आउटसाइड विद द चिल्ड्रन. These are showing two contrasting literary device in the towards the end of the poem. So we have completed this poem with the literary device and the important question. Just go through it and you will be all set up for this poem to give the answer of any of the question. Okay, so we'll meet in the next video with the next chapter. Take care. Thank you.